हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था। आप सभी जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इस लोकतंत्र को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, कॉमन व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था की गई है जिसे आप पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर मैं संविधान की बात करूं तो हम हालांकि पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी पुरानी है, आपको एंशियंट इंडिया में भी इस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन अनुच्छेद 40 में संविधान में हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 जो कहता है कि भारत में जो राज्य हैं वो स्थानीय स्तर पर पंचायतों की स्थापना करेंगे और उन्हें इतनी कार्य और शक्तियाँ सौंपेंगे कि वो स्वायत्त स्थानीय निकायों के तौर पर काम कर सकें। लेकिन इस प्रोविज़न के होने के बावजूद भी, क्योंकि ये जस्टिसिएबल नहीं था, बहुत सारे राज्यों ने इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। हालांकि पंचायतों के स्थान पर हमारे यहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन 1952 से ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के भी फेल होने के आसार दिखाई देने लगे और इस समय भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसे आप बी आर मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं। और ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ये इसने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर पहली बार भारत में राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत की स्थापना की गई। और लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश में पंचायतों का क्या मॉडल हो या सारे राज्यों के लिए क्या क्या इसके प्रोविजंस जो वो मैंडेटरी होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए ये राज्यों की राजनीति का शिकार बना और बहुत सारे राज्यों ने इसे इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया। यही वजह है कि 1992 में जाके भारतीय संसद को एक संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसे आप 73वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। और इस संशोधन के बाद संविधान के द्वारा भारत में पंचायती राज का एक साधारण ढांचा निश्चित कर दिया गया। इसी के आधार पर भारतीय संघ में राज्यों में नई पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जानी थी और इसमें कुछ संशोधन किए गए, जैसे कि इसमें एक राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात की गई जो इन पंचायतों का इलेक्शन कराएगा। इसमें एक राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई जो राज्यों के वित्त में से कितना वित्त पंचायतों को देना है, कितना एलोकेट करना है, वो व्यवस्था करेगा। इसके अलावा इनके रेगुलर चुनाव की बात की गई। इसके अलावा कुछ और भी प्रोविजंस आइए देख लेते हैं ये क्या क्या है। जैसे सबसे पहले 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कहा कि जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर कंपल्सरीली पंचायती राज सिस्टम लागू किया जाएगा और ये त्रिस्तरीय ढांचा अपनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने पंचायतों के लिए चुनाव कराना रेगुलर बेसिस पे हर 5 साल के बाद कंपलसरी कर दिया। इसके अलावा रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और वुमेन्स के लिए। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई जिसको नियुक्त करते हैं गवर्नर और इसके रिकमेंडेशन के आधार पर पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के प्रिपेयर करेगी एक ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, इसकी व्यवस्था की गई। इसी प्रकार के और बहुत सारे प्रोविज़न हैं। आज हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डिटेल में देखते हैं, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है। ये 3 टियर स्ट्रक्चर है यानी त्रिस्तरीय ढांचा है। इसमें 3 स्तर कौन कौन से हैं? इसमें सबसे नीचे स्तर पर जो है वो ग्राम स्तर पर पंचायतें हैं और इसके जब कुछ पंचायतें मिलती हैं तो ब्लॉक स्तर पर वो पंचायत समिति का निर्माण करती हैं और कई ब्लॉक मिलकर एक जिले का निर्माण करते हैं जिस पर जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा न्याय पंचायत के तौर पर भी पंचायतें काम करती हैं और ये 3-4 विलेज पंचायतों को मिलाकर बनाई जाती हैं।
क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं कि जो स्थानीय स्तर पर जो पंचायतें हैं, अगर इनका कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसे कौन कौन सी योग्यताएं पूरी करनी होंगी। सबसे पहले वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, दूसरा 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, रजिस्टर्ड वोटर हो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, उस ग्राम सभा का जहाँ से वो पंचायत का इलेक्शन लड़ रहा है। इसके अलावा वो किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो, वो दिवालिया घोषित ना किया गया हो, और सबसे बड़ी बात वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर आसीन ना हो। अगर व्यक्ति ये क्वालिफिकेशंस पूरी करता है तो वो स्थानीय चुनाव जो है वो लड़ सकता है। आइए बात करते हैं ग्राम पंचायतों की। तो जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम स्तर का इंस्टीट्यूशन है और ये एक औपचारिक और लोकतांत्रिक ढांचा है देश में। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गांव की कैबिनेट के तौर पे काम करता है। ये एक राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है और ये ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि ये ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा की अगर मैं बात करूं तो ग्राम सभा एक गांव में हर 18 साल से ऊपर की एज के व्यक्ति को शामिल करती है। यानी एक गांव में जितने वोटर्स हैं, हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है और ग्राम सभा की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अभी देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका गठन क्या है, क्या क्या उसमें शामिल है। तो जो ग्राम पंचायत है उसके मुखिया को सरपंच बुलाया जाता है और वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। ठीक है। और कुछ केसेस में वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लेकिन मोस्टली आप उसको डायरेक्टली इलेक्टेड ही बोलिए। मेंबर्स की अगर बात करूं तो जो मेंबर हैं वो उनकी संख्या 5 से 31 के बीच में हो सकती है और इनमें 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेंस के लिए रिजर्व होती हैं। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए भी रिजर्वेशन होती है, लेकिन विमेन की रिजर्वेशन इनसे अलग होती है। इसके अलावा जो सरपंच और वाइस सरपंच हैं वो ऑनरेरी मेंबर हैं एक तरीके से, यानी सरपंच होने की कोई अलग से सैलरी नहीं मिलती, उसे एक मेंबर के तौर पर ही सैलरी मिलती है, लेकिन क्योंकि वो मेंबर्स के मुखिया उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुन लिया जाता है इसलिए उसको सरपंच या वाइस सरपंच बुलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक पंचायत सेक्रेटरी दिया जाता है, इनको एक ट्रेजरर दिया जाता है अगर ये बहुत बड़ी है, और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ कि ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है, तो ग्राम पंचायत के काम जो हैं 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो इनको काफ़ी सारे काम दिए गए हैं, जैसे कि स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखेंगे। ये मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करके लिखा है कि भाई पब्लिक वर्क है जो आपका लोक कल्याण के कार्य हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई बिल्डिंग को रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, गांव के रोड को, ब्रिज को, ड्रेनेज को, जो कुएं हैं उनको, तो इन सब से रिलेटेड काम करेंगे। इसके अलावा वो जो गांव में जितने भी जन्म होते हैं, जितनी भी मृत्यु होती है उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन के लिए व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन काम के अलावा वो सोशो इकोनॉमिक फंक्शंस भी करते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि पंचायतें करें, लेकिन पंचायत इंटरेस्ट लेती हैं तो ये काम करती हैं। जैसे गेस्ट हाउस बनवाना हो, लाइब्रेरी बनवाना हो, या मैरिज हॉल बनवाना हो, इस तरह की कोई और व्यवस्था हो, या गांव में पेड़ पौधे लगवाना है, पार्क बनवाना है, कोई प्लेग्राउंड बनाना है, या किसी और प्रकार के मनोरंजन के लिए कोई गतिविधि करनी है, या जैसे कोई पंचायती भूमि है तो उस पर कोई शॉप वगैरह बना के उनको ठेके पे देना, रेंट पे देना, या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाना, तो इस तरीके के काम करती है। इसके अलावा कुछ जुडिशियल फंक्शन करती है, यानी गांव का कोई व्यक्ति है अगर वो किसी प्रकार का कोई अपराध करता है जो ग्राम न्यायालय के एरिया में आता है, तो उस संबंध में ये निर्णय भी कर सकती है। आइए आगे चलते हैं। जो ग्राम पंचायतें हैं तो इसके काम अभी आप समझ गए होंगे। तो ग्राम पंचायत पे जितने काम हैं वो करती हैं। हालांकि इन कामों को करने के लिए फंड कहाँ से आता है, ये एक तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा वो जो सिफारिशें करता है उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट फंड एलोकेट करती है। इसके अलावा जो गाँव में
जो इकट्ठा होता है टैक्स उसका 10% जो है वो पंचायत को मिलता है, या गांव में जो मेले मंडियां या प्रदर्शनी लगती है उसके ऊपर टैक्स लगा के भी, या हाउस टैक्स के द्वारा भी पंचायत जो है वो पैसा इकट्ठा करती है, या श्यामलात भूमि जो होती है, ये पंचायती भूमि होती है, उससे अगर कोई इनकम होती है, या कोई अपराधी व्यक्ति उस पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना लगा दिया गया है, तो वो सारी फीसें जो हैं वो इसके पास आती हैं और उसी के द्वारा ये अपने ये सारे काम करती हैं। आइए चलते हैं अगले लेवल पर। यह है पंचायत समिति जो आपको ब्लॉक लेवल पर देखने को मिलेगी। ये सेकेंड टियर का सिस्टम है। इसको आप जिला परिषद के मतलब जिला परिषद के अंडर आती है ये, और इसका काम होता है जो वॉलंटरी इंस्टीट्यूशंस हैं ब्लॉक लेवल पे, उनके साथ मिलजुल के ये काम करती है। इंटरमीडिएटरी बॉडी है और इसको हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे ये पंचायत समिति कहलाती है, कहीं पे क्षेत्रीय समिति कहलाती है, कहीं पे इसको जनपद पंचायत बुलाते हैं, तो कहीं पे पंचायत यूनियन काउंसिल बुलाते हैं। पंचायत समिति का क्या कॉम्पोजिशन है, इसके गठन कैसे होता है, इसमें कौन कौन शामिल है। तो पंचायत समिति जो है ये कई पंचायतों को रिप्रेजेंट करती है, यानी कई पंचायतों को मिलाकर बनाई जाती है, और इसमें सभी जो इसके अंडर जो पंचायतें आती हैं उनके पर जो सरपंच हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो स्टेट के उस एरिया के जिस एरिया के मेंबर इसमें शामिल हैं, उस एरिया से अगर कोई एमएलए है तो वो एमएलए इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, अगर एमपी उस एरिया से कोई बिलोंग करता है तो वो एमपी इसका मेंबर होता है पंचायत समिति का। इसके अलावा जो बीडीओ हैं, बीडीओ इस ब्लॉक के पंचायत समिति के मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो एससी एसटी या विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो मतलब विमेन एससी एसटी के कोऑप्टेड मेंबर होते हैं। कोऑप्टेड मेंबर का मतलब है कि इसमें शामिल किए जाते हैं अलग से, अगर वो चुन के नहीं आते। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां वहाँ पे हैं तो उनके प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं। यानी यहाँ पे जो पंचायत समिति है वो केवल उन गाँवों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि उन गाँव से निकले एमएलए एमपी जो बीडीओ या और जो लोग हैं उनको भी इसमें शामिल करती है। यानी इसका थोड़ा व्यापक रिप्रेजेंटेशन है, व्यापक प्रतिनिधित्व है। अब आइए देखते हैं कि पंचायत समिति क्या क्या काम करती है। पंचायत समिति जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाई जाती है। तो इसका पहला काम होता है कि ये जिन गाँवों को मिलाकर बनाई गई है उन ग्राम पंचायतों के बीच में समन्वय रखें, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करें। अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको सुलझाए, इनको सुपरवाइज करे। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा काम है कि ये इस ग्रुप ऑफ विलेज में हायर एजुकेशन को बढ़ावा दे, और उस हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो जो काम करने हैं उसके लिए ये काम करेगी। आगे चल के ये ब्लॉक लेवल पे आपकी जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए प्रोविज़न करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्राम लेवल पे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि ग्राम पंचायत के पास फंड बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। इसके अलावा जो ये एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कुछ माइनर इरिगेशन स्कीम चलाती है, या जो क्वालिटी सीड्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ काम कर सकती है। तो इस तरीके के काम भी पंचायत समिति करती है। ये इसके अलावा क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल पे आती है, बीच के लेवल पे आती है, तो आपके सबसे निचले और ऊपरले लेवल यानी जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में एक कड़ी का काम करती है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो जिला परिषद है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है ये क्या काम करती है। तो जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, और ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में पंचायत समिति आती थी। तो जिला परिषद जो है वो लिंक का काम करती है। जिस प्रकार से जो आपकी ग्राम समिति थी, जो आपकी पंचायत समिति थी वो गांव को और जिले को जोड़ रही थी, इसी प्रकार से आपकी जिला परिषद किसको जोड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट को और स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ेगी। इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करेगी। और इसको भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कुछ राज्यों में इसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बुलाते हैं, कुछ में जिला परिषद बुलाते हैं, कुछ में महकमा परिषद बुलाते हैं। तो इस प्रकार से इसके नाम भी अलग अलग हैं। जिला परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट की जिला परिषद है उस डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है वो इसका मेंबर होगा। ठीक है, और
सारी पंचायत समितियों के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा हेड ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनके हेड इसके मेंबर होते हैं। एमपी और जो एमएलए हैं उस डिस्ट्रिक्ट के वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कुछ विमेंस और शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स इसमें लिए जाते हैं, या कुछ जो लोग जो हैं जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस या अचीवमेंट रही हो पब्लिक सर्विस में, उनको कोऑप्टेड मेंबर के तौर पर लिया जाता है। और इन सब के अलावा इसमें जो कुछ और लोग शामिल होते हैं जिसको आप चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन या सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपने देखा कि कौन कौन शामिल होता है। आइए देखते हैं कि जिला परिषद क्या क्या काम करती है। तो जो जिला परिषद है, क्योंकि ये जिले लेवल पे है इसलिए ओवरऑल जिले का डेवलपमेंट को देखना इसका काम है। और ये सारी फंक्शन करती है अंडर द कमांड ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, डीसी के अंडर। और इसमें जो है चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन के साथ एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है जो सभी प्रकार के डिस्कशन डिबेट्स करके डिसीजन लेती है। इसके अलावा इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर वर्किंग कमेटी काम करती है। और सुपरविजन जो है वर्किंग कमेटी का वो ग्राम पंचायतें करती हैं कि क्या उनकी जो मांगे हैं या उनको सही तरीके से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। सॉरी, ये जो जिला परिषद हैं वो सुपरवाइज करती हैं ग्राम पंचायतों को। और इसके अलावा जो एडवाइस करती हैं स्टेट गवर्नमेंट को हर एक उस मैटर पे जिसमें ग्राम पंचायतों या पंचायत समिति को उनके जुरिस्डिक्शन के संबंध में कुछ पावर डेलीगेट करने का या किसी प्रकार की गाइडलाइन देने से संबंधित जो चीज़ें होती हैं। तो पंचायती राज सिस्टम में ये जो हमने 3 स्तर बनाए हैं इनकी कुछ अचीवमेंट्स भी रही हैं। ये अचीवमेंट क्या है, पंचायती राज सिस्टम अभी ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा जो मनरेगा जैसी जो स्कीम्स हैं तो उसमें लोगों को प्रॉपर रोज़गार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फेक बेनिफिशियरी उसका फ़ायदा उठा रहे हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, यानी जो भी पॉलिसी और प्रोग्राम चाहे वो स्टेट लेवल के हों या सेंटर लेवल के हों, उनको अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाना है और उसके नीचे लेवल तक इफेक्टिवली लागू करना है तो उसमें हमारा पंचायती राज सिस्टम एक इफ़ेक्टिव रोल, एक प्रभावी रोल अदा करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस लेक्चर में आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि पंचायती राज सिस्टम किस प्रकार से भारत में एक लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करने का काम करती है। हमने देखा कि हमारे संविधान में कैसे आर्टिकल 40 और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसका प्रोविज़न करते हैं। उसके बाद हमने 73 अमेंडमेंट के तहत जो प्रोविज़न किए गए इनको देखा। फिर हमने इसके ऑर्गेनाइजेशन को तीनों लेवल पर देखा, ग्राम पंचायत के स्तर पर, पंचायत समिति के स्तर पर, और फिर अंत में हमने जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके कामों को देखा। तो ये था आज का लेक्चर। नमस्कार।